अगर आप अपनी प्रोडक्ट या कारोबार को प्रमोट करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर बिजनेस वाइन्स की टीम से राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बिजनेस वाइन्स। मैं हूं राजा मोहम्मद सिप्तान और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि आपने बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह से क्रिएट करना होता है, एक बिजनेस सिस्टम किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मोहसिन सरफराज बिस्क साहब आपको मुकम्मल डिटेल देने लगे हैं कि आपने किस तरह से एक पूरी मैनेजमेंट क्रिएट करनी है, एक पूरा बिजनेस सिस्टम क्रिएट करना है। तो सर, बहुत शुक्रिया राजा साहब। वेलकम बैक माय ऑल मिलीनियर्स एंड माय पाकिस्तानीज। मैं हूं इंजीनियर मोहसिन सरफराज बेग, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिदम ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा बेसिकली एलईडी बल्ब्स, इवेंट मैनेजमेंट, रैबिट फार्मिंग का बिजनेस है। एंड इन सारी चीज़ों से ज़्यादा वी आर कंसल्टेंट ऑफ बिजनेस कंसल्टेंसी वी प्रोवाइडिंग। भाई का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जहां से उन्होंने मुझे आज कन्विंस किया ये सारी वीडियो के लिए कि बिजनेस सेटअप जो आपने सिस्टमैटिकली लेके चल रहे हैं उसको कैसे आपने ऑर्गेनाइज किया, क्या ऐसी एसओपीज होते हैं, क्या ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसको फॉलो किया जाए। तो मैंने कहा अगर हम आपस में डिस्कस करने से बेहतर है कि व्हाई नॉट हमारे सबको बताया जाए, पूरे पाकिस्तानी और जितने यूथ हमारी है और जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके साथ शेयर किया जाए। सो गाइस याद रखिएगा, दो तरह के बिजनेसेस होते हैं, एक पर्सनालिटी ओरिएंटेड होते हैं और एक प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं। पर्सनालिटी ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ कि शख्सियत के ऊपर बुनियाद किया जाता है। मतलब लाला जी बैठे हुए हैं तो लाला जी के वजह से कारोबार चल रहा है। मियाँ जी अगर हलवाई हैं और वो गुलाब जामुन बनाना बड़ा अच्छा जानते हैं तो वो मियाँ जी जो हैं वो गुलाब जामुन बनाते रहेंगे। तो उनके बाद उनकी नस्लें या उनकी औलाद, उनके बच्चे वैसा नहीं बना पाते क्योंकि सारा का सारा हुनर किसके पास था? वो मियाँ जी के पास था। तो वो वहां तक ही रह जाते हैं। अगर मियाँ जी बीमार हो गए तो पूरा कारोबार बंद हो गया, मियाँ जी तंदुरुस्त हैं तो कारोबार चल रहा है। तो ये जो कारोबार इस तरह के होते हैं वो सारे के सारे पर्सनालिटी ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन अगर आप इसके ही बरक्स देखें, आप नेस्ले को देख लें, आप नेहाटेल को देख लें, आप वतीन को देख लें, आप जोंग, यूफुन, व्हाटएवर, इन तमाम कंपनीज के अंदर क्या चीज आती है? प्रोसेसेस आ जाते हैं। इनकी जो प्रोडक्शंस हैं, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। आज मैं आपको बताता चलूं कि जैसा मैकडॉनल्ड्स है तो मैकडॉनल्ड्स के मालिक को कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता, लेकिन दैट इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड। आप सबवे की बात ले लें, आप केएफसी की बात कर लें, तो ये सारे के सारे बिजनेस कौन से होते हैं? प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों आपको प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। प्रोसेस ओरिएंटेड होने के लिए सबसे पहला बेनिफिट आपके लिए ये है कि आप बहुत आसानी से स्केलेबल कर लेते हैं, अपने कारोबार को बहुत वुसअत दे सकते हैं, फैला जल्दी सकते हैं। वो कैसे? मिसाल लेते हैं, आपने एक अपनी फाउंडेशन बनाई और वहां पे आपने अपने प्रोसेसेस बना लिए। वो प्रोसेसेस आपके राइट डाउन होते हैं, उसके बाद आपके कल को कोई भी फ्रेंचाइजेस, कोई भी ब्रांचेस किसी भी शहर में, मिसाल लेते हैं आपने जेहलम में खोला, आपने गुजरात में, आपने लाहौर के अंदर आपने खाड़ियाँ खोल लिया, आपने मुल्तान, आपने डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, कहीं पे भी खोलते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तो वहां पे आप बहुत इजीली अपने ही मैनुअल्स वहां पे सप्लाई कर सकते हैं और वो चीजें एक्सपैंड हो जाती हैं। नंबर 2 बेनिफिट, सेम प्रोडक्ट जो है वो हर जगह पे पहुंच जाती है और सेम ओरिएंटेशन के साथ पहुंचती है। आपकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत इनहांस कर जाती है। सेम एफिशिएंसी ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट बलूचिस्तान में कोयटा के अंदर बन रही है तो वहां पे एफिशिएंसी डाउन हो गई है और यहां पे एफिशिएंसी बूस्ट कर रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तो आपकी एफिशिएंसी सेम रहती है, आपकी क्वालिटी सेम रहती है, आपकी क्वालिटी कंट्रोल्स, क्यूसी क्यूए, आपकी एश्योरेंस, क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, दोनों चीजें बराबर चल रही होती हैं, ताकि क्योंकि वो मैनुअल्स, आपके एसओपीज डिफाइन हुए होते हैं। आपकी यूनिफॉर्मेलिटी आ जाती है, मतलब एक ही तरह की, ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट नहीं डाउनवर्ड बन गई है, कोई बहुत लो बन गई, कोई बहुत अच्छी बन गई, किसी में कोई मसला आ गया, किसी में कोई मसला आ गया, यूनिफॉर्मेलिटी आ जाती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब आता है? टीम के दरमियान में गैप आ जाता है, मिसकम्युनिकेशन आ जाती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई सीनियर बीमार हो गया या कोई अवेलेबल नहीं है, कोई कॉल पिक नहीं कर पा रहे, कोई मीटिंग्स के अंदर बिजी है, तो वो जो गैप आता है उसको कवर अप कर जाते हैं एसओपीज। मसाल लेते हैं, मिसकम्युनिकेशन होने से बच जाते हैं। अगर कोई लीडर्स या कोई भी आपके जो कंसल्टेंट होते हैं वो अगर बिजी हों तो आपके पास मैनुअल्स रिटन होते हैं, आप वहां से कंसल्ट करके आप वैसे ही फ्लो दे सकते हैं। तो ये कुछ मेजर बेनिफिट्स होते हैं। अब शुरू के अंदर जब आप एक स्टार्टअप हैं, मतलब वो तमाम कंपनीज जो आज शुरू होना चाहती हैं और शुरू करना चाहती हैं, तो शुरू के अंदर आप एग्जीक्यूशन के आप एसओपीज ना बनाएं,
बहुत सिंपल है। एग्जीक्यूशन के आप जो स्ट्रैटेजीज बेसिकली होती हैं, सॉरी, जो आपकी स्ट्रैटेजीज होती हैं उसके आप एसओपीस ना बनाएं, जबकि आप एग्जीक्यूशन के बना लें। ठीक हो गया? आपकी स्ट्रैटेजीज, क्योंकि आप मालिक हैं, आप कंपनी के ऑनर हैं, तो स्ट्रैटेजी अपने पास रखें, और जो एग्जीक्यूशन मतलब काम करने का जो तरीकेकार है उसके आप एसओपीस राइट डाउन करें और वो आप लिखना शुरू कर लें और बना लें, बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके अंदर बात सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि एसओपीस बनाए कैसे जाते हैं। बिल्कुल। तो बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि हमेशा एसओपीस उन चीजों के बनते हैं जो चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, ऑटोमेशन की तरफ लाई जा सकती हैं। मतलब आसान भाषा के अंदर या आसान लैंग्वेज के अंदर आपने करना क्या है कि वो तमाम चीजें जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं आपकी कंपनी के अंदर, वो तमाम काम, फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल लेते हैं एलईडी बल्ब कंपनी के हमारी जो है, उसके अंदर हमें डेली ड्राइवर्स को ब्रेक करना होता है, हमें डेली चिप्स के अंदर इंसर्ट करना होता है, हमें डेली उसको टेस्टिंग करनी है, हमें डेली उसमें सोल्डिंग करनी है, हमें डेली बेस कैप्स लगानी है। ये सारे काम हमारे डेली वाले हैं। जो काम डेली होते हैं और जो काम रिपीटेबल होते हैं उसके फ्रेमवर्क्स बनते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन करना आसान होता है, उसके एसओपीज डिफाइन करने आसान होते हैं। सो लिहाजा आपको करना क्या है, एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क्स बनाने हैं। अब यहां पे सवाल आता है कि एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क्स बनते कैसे हैं? तो उसी के लिए तो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप आए हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, 15 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, 1 मंथ के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसके अंदर हम गाइड करते हैं कि ये कंपनी के एसओपीस बनाए कैसे जाते हैं, बनते कैसे हैं, और आप उसको कैसे अप्लाई करवा सकते हैं अपनी टीम के ऊपर। शुरू के अंदर थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन वंस यू मेक इट पॉसिबल फिर चीजें आसान हो जाएंगी, फिर सारी चीजें ही ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती हैं और वो बहुत स्पीड अप करना शुरू कर जाती हैं। मोर ओवर एसओपीस अगर आप नहीं बनाते तो आपको नुकसान क्या होने वाला है? बहुत आसान सी बात समझाने लगा हूं, बड़ी टेक्निकल बात है। मतलब आपने एक लड़का हायर किया, बहुत बेहतरीन, उसको काम की सारी समझ आ गई, बेहतरीन एफिशिएंट है, और इंशाल्लाह मेरी जो नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह दूंगा एचआर के ऊपर, उसके अंदर मैं ये पॉइंट बड़ा जरूर कवर करूंगा। अगला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, जो लोग एसओपीस नहीं बनाते, उनका प्रॉब्लम यहां पे क्या आने लगे, आपने कोई एम्प्लॉय हायर कर लिया, एम्प्लॉय को आपने टीच एंड ट्रेन किया, बार बार सिखाया, वो बंदा बिल्कुल ट्रेन हो गया। वंस ही बिकम ट्रेन्ड, अब आपके पास डर आ जाता है कि कहीं वो छोड़ के ना चला जाए, और अगर वो छोड़ के चला जाता है तो उसने सारा जो हुनर था या जो सारा काम उसने सीखा था वो भी अपने साथ ले गया। अब मुझे बताएं कि वो जो कढ़ाई बनानी थी, मिसाल लेते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर, या कोई भी बल्ब बनाना था, या कोई भी चीज उसने तैयार करनी थी, वो कौन करेगा? रेसिपी तो चली गई। ठीक हो गया, सारी रेसिपी आपकी चली जाती है। वो जब रेसिपी चली जाती है तो आपका बिजनेस डाउनफॉल में आ जाता है। तो याद रखें, आपने अपने सारे ही बिजनेस को जब आपने मैनुअल्स में डाला होगा, आपने लिखा होगा मैकडॉनल्ड्स की तरह, या आप हमारी रिदम ऑर्गेनाइजेशन की तरह कि एलईडी बल्ब्स को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन जाया नहीं होती, हर एक चीज प्रॉपर वे के अंदर राइट डाउन होती है। अब आपने नया एम्प्लॉय अगर हायर किया, आपने सिंपली उसको मैनुअल्स दिए, उसने पढ़ना शुरू किया, 1-2 दिन पढ़ा उसने, उसका आपने टेस्ट लिया, उसको आपने वर्क स्टेशन पे बैठाया, वो काम करना शुरू हुआ, उसकी गलतियां आई, आपने एनालिसिस किया, आपने एनालिसिस करने के बाद उसको दोबारा टीच एंड ट्रेन किया, दोबारा उसको बताया कि ऐसे ऐसे गलतियां को रिमूव करो, उसने दोबारा इंप्रूवमेंट की, और इवेंचुअली आपका जेयर कर्व शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली आपको एडवांटेजेस होने वाले हैं एसओपीस की। अब यहां पे तो बात आ गई कि सारे के सारे, लेकिन आपको मैं कुछ ट्रिक्स भी बता देता हूं, कुछ आपको मैं फॉर्मूलाज प्रोवाइड कर देता हूं कि कैसे आपको रेडीमेड स्टेप्स में दे सकता हूं। ये सारी जो सीरीज हम बना रहे हैं, ये सारी अपनी यूथ के लिए बना रहे हैं ताकि उनका फायदा हो सके। इसकी डिटेल वीडियो आपको बिजनेस लैब के ऊपर भी अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन यहां पे क्योंकि मैं आपको बताना शुरू करूंगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड करता हूं। सबसे पहले आपने करना कैसे एसओपी बनाने के लिए, आइडेंटिफाई कर लें कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि बार बार होने वाली कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हर रोज होते हैं, उनको आप लिख लें। ठीक हो गया? फ्रीक्वेंटली आप क्राइसिस के अंदर जा रहे हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको, आप उसमें लिख लें। कोई क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप उसको लिख लें। कोई आउटकम्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं, कोई कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रहे हैं, किसी भी चीज के अंदर सेल्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसको लिख लें। लिखने के बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। फिर आप एक गोल सेट कर लेंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये इसका गोल मुझे अचीव करना है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन का पता होना बड़ा जरूरी है। जब तक आपको डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते। बिल्कुल इसी तरह आपको डायरेक्शन मिल गई कि इस डिपार्टमेंट में ये क्राइसिस आ रहे हैं, इसके अगेंस्ट मुझे एसओपी बनाना है।
तो आप डिसीजन लेके उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। नंबर 2 पॉइंट के ऊपर अब यहां पे आपने सेट कर लें अपनी बाउंड्रीज। मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट पॉइंट आप ले लें और एक एंड पॉइंट ले लें। ठीक है। स्टार्ट पॉइंट हमारा है ए पॉइंट, यानी कि हमने यहां से शुरू करना है, ये गोल को अचीव करने के लिए हमें शुरू किए, और पहुंचना क्या है। याद रखिए हमेशा हमारे लोग गलतियां क्या करते हैं, मेरे एंटरप्रेन्योर्स गलतियां क्या करते हैं कि वो इमेजिनेशंस नहीं कर पाते, उनके बैक एंड के ऊपर माइंड के अंदर फिनिश प्रोडक्ट नहीं आ पाती कि ये दिखेगी कैसे। बिल्कुल। हमें इमेजिनेशन करनी है कि हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका एंड रिजल्ट सोल्यूशन में वो फाइनलाइज कैसे नजर आएगा। बिल्कुल। सो आपने वो चीज कर ली, तो आपके पास क्या हुआ, स्टार्ट पॉइंट आ गया और साथ ही एंड पॉइंट आ गया। मसाल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एलईडी बल्ब ही बनाना है तो एलईडी बल्ब बनाने के अंदर मेरे पास स्टार्ट पॉइंट क्या आया कि मुझे ड्राइवर्स चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए, हाउसिंग्स, डिफ्यूजर्स, ये सारी चीजें चाहिए, और एंड पे मुझे एक तैयार बल्ब, फिनिश प्रोडक्ट में बल्ब तैयार मिल गया और उसको मैंने बॉक्स में पैक करके मास्टर कार्टन के अंदर मैंने पैक कर दिया, तो दैट इज आवर फिनिश प्रोडक्ट। तो हमारे पास जर्नी शुरू होती है कि स्टार्ट ए पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक हमें कैसे लेके चलना है। ठीक हो गया। इवेंचुअली थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, आप इनपुट लिखें, आप आउटपुट्स लिखें। इनपुट का मतलब क्या हुआ, दैट इज चिप, ड्राइवर, डिफ्यूजर, हाउसिंग्स, बेस कैप पेन, ये सारी चीजें आपके पास इनपुट्स आती हैं। कुछ इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं, मसाले डालने पड़ते हैं। सिर्फ चिकन और आलू वगैरह डाल के आलू गोश्त नहीं बनता, तो उसके अंदर आपको सब्ज मिर्चें, आपको लाल मिर्चें और ऑल दैट स्टफ डालना पड़ता है, और उसके बाद नीचे से आग भी लगानी पड़ती है जो कि बड़ा मैटर करता है। और आग जो होती है वो सीने के अंदर होती है, और वो हमारे जितने लीडर्स हैं और जितने स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर होनी बड़ी जरूरी है। इवेंचुअली आपने सारे के सारे इनपुट्स लिख लिए, आपने आरटीवी ट्यूब आपको चाहिए, दैट इज अ टूल जो कि आपको सपोर्ट दे रही है, ठीक है। आपको सोल्डिंग वायर्स चाहिए, सोल्डर्स चाहिए, ये सारी चीजें आपने इनपुट में लिखी। आउटपुट के अंदर आप ले आते हैं कि एक फिनिश प्रोडक्ट है, एक बल्ब आउटपुट आ रही है, उसको आपने पैकेजिंग में डाला, एक बॉक्स के अंदर आपने पैक किया और इवेंचुअली एक मास्टर कार्टन में पैक कर दिया। तो इनपुट आपने लिख ली, आउटपुट लिख ली। अब इसके कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन हमारी एक टेक्निक जो कि हम डिटेल के अंदर समझाते हैं अपने तमाम ट्रेनिंग्स को, अपने तमाम एंटरप्रेन्योर्स को जो हमारे पास ट्रेनिंग्स लेते हैं। सीक्वेंसिंग की जाती है। सीक्वेंसिंग के लिए सर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके लोग और उनकी जो हायर टीम्स होती हैं वो इसको फॉलो करती हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द बेस्ट टेक्निक एंड यूनिक टेक्निक इन ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आपको करना क्या है, आपकी मेन लीडरशिप बैठती है, मेन लोग बैठते हैं, उसके अंदर वो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा स्टेप लिया जा सकता है। ठीक है। मसाल लेते हैं, अब बल्ब बनाने के अंदर सबसे पहले क्या कर सकते हैं, या तो ड्राइवर्स के साथ चिप्स के साथ इंसर्ट कर दें, सोल्डिंग पहले करें, बेस कैप को पहले लगाएं या एंड पर लगाएं, टेस्टिंग कब करनी है। आपने सारे पॉइंट्स लिख लिए। जब सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए, इवेंचुअली आपके पास सीक्वेंस एक आ जाएगा, हर एक अपना अपना पॉइंट बताएगा, तो कोई ऊपर नीचे होगा। ऊपर नीचे होने के बाद फिर आप उसको ऑर्डर वाइज कर लें, असेंडिंग ऑर्डर वाइज कर लें, तो आपके पास सीक्वेंसिंग तैयार हो जाती है। वंस यू मेक द सीक्वेंस, अब आपका प्रोसेस तैयार होना शुरू हो रहा है। अब चीजें सिस्टमैटिकली आना शुरू हो रही हैं कि कैसे ये सिस्टम सारा डेवलप होना है। वहां से आपका एक प्रोसेस रोल बनेगा। प्रोसेस रोल बनने के बाद एक फ्लो चार्ट बनना शुरू हो जाएगा। फ्लो चार्ट बनेगा तो देन यू कैन इंटीग्रेट मतलब आपने किसकी क्या ड्यूटी लगानी है। पप्पू बैठा है तो पप्पू की क्या ड्यूटी लगानी है, मियाँ जी की क्या लगानी है, लाला जी की क्या लगानी है, किसको कौन सा काम असाइन करना है, वो करना आसान होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हम एक मॉडल देते हैं अपने एंटरप्रेन्योर्स को, दैट इज रेसी मैट्रिक्स। रेसी मैट्रिक्स स्टैंड्स फॉर RACNI। R for responsible, A for accountable, C for consultant and I for informed। मतलब कौन सा बंदा आपका रिस्पॉन्सिबल है, आपके पूरे प्रोसेस के अंदर आपने जिसकी ड्यूटी लगाई, कौन सा बंदा आपका ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, करेगा काम, उसको अकाउंटेबल कौन बनाएगा। मसाल लेते हैं, लाला जी हो गए रिस्पॉन्सिबल बंदा जिसने बल्ब को तैयार करना है, उसके ऊपर एक मैनेजर होता है, वो मैनेजर जो होगा वो अकाउंटेबल होगा, ठीक है, वो हमारे पप्पू जी हैं। और मियाँ जी जो हैं उनको इन्फॉर्म करना है, उनसे कंसल्ट करना है, ठीक है। कंसल्टेंसी का मतलब क्या होता है, कंसल्टेंसी का मतलब ये है कि अगर पप्पू जी और लाला जी दोनों रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल कहीं फंस जाते हैं तो उन्होंने मशवरा किससे करना है, ठीक है,
दैट इज अ कंसल्ट पर्सन। आपने कंसल्ट कर लिया और उसके बाद आपने इन्फॉर्म किसको करना है? इन्फॉर्म यूजुअली जीएम लेवल के ऊपर या सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो आपने उनको हर एक बात इन्फॉर्म नहीं करनी होती, उनको एंड रिजल्ट से ज्यादा मतलब होता है, या कोई प्रॉब्लम कोई फेलियर्स आ जाए वहां पे उनके साथ डिस्कस किया जाता है, तो वो चीजें बेहतर हो जाती हैं। सो ये बेसिकली एक चार्ट आता है रेसी मैट्रिक्स का, जहां पे आप अपनी टीम को लेके चलना शुरू करते हैं। याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योर्स की एक बहुत बड़ी गलती, और मेरे तमाम बड़े जो बिजनेसमैन हैं या कारोबारी हजरात हैं उनकी एक बहुत बड़ी गलती है, वो किसी भी बंदे को हायर करते हैं तो उसको कहते हैं बस तू करना शुरू कर दे, बस आप कर लो। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले इसका जो रोड मैप होता है वो मुझे करना है, मैं करूंगा, और मैं अपने एम्प्लॉय को साथ बिठाऊंगा कि वो साथ बैठे और मैं उसको कर करके दिखा रहा हूं। वो साथ बैठा, मैंने कर करके दिखाना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता उसको माइंड सेट होना शुरू होता है कि काम हो कैसे रहा है, काम किया कैसे जाएगा। इवेंचुअली वो काम को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो नोट्स बना रहे, वो सारी चीजें जब कर लेगा तो उसको पता चलेगा कि काम करना कैसे है। ठीक है। उसके बाद मैं उसको साथ बैठाता हूं। साथ बैठाने के बाद हम कहते हैं वी डू, हम दोनों करते हैं। वी डू मतलब हम दोनों करेंगे। पहले मैंने क्या किया? आई डू आई डू आई डू। अब हम क्या कर रहे हैं? वी डू। अब हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो जो भी गलतियां उसकी आएंगी तो उसको मैंने कंसल्ट करना है, उसकी हेल्प आउट करनी है। वहां पे हमारे बहुत से हजरात डांटना शुरू कर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बहरहाल वहां पे आपने उसको हेल्प करनी है। और हेल्प करने के बाद लास्ट स्टेज क्या आएगी? यू डू। यहां पे आपने अपनी टीम से काम करवाना शुरू करना है। एंड आई ऑब्जर्व, यू डू, आई ऑब्जर्व, यू डू, आई ऑब्जर्व। मतलब वहां पे आपकी टीम काम कर रही होगी और आप ऑब्जर्व करेंगे, जहां जहां जो जो मिस्टेक्स होंगी उसको आप रिमूव कर बैठेंगे। यहां पे आपकी एक स्ट्रांग टीम बनती है जो कि सिस्टमैटिकली आपके हर एक डिपार्टमेंट को लेकर चल रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ कंपनी जो कि इस वक्त मोर देन 8 to 10 डिपार्टमेंट्स को लेकर चल रहे हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल सिस्टमैटिकली लेकर चल रहे हैं। सो जॉइन अस, आप हमारी ट्रेनिंग सेशंस के लिए आ सकते हैं। इसी के लिए तो सारा ट्रेनिंग सेशंस हमने बनाए हैं ताकि आप लोग ये सारे फ्रेमवर्क्स, ये सारे टेक्निक्स आप सीख सकें और आपका फायदा हो सके। सो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर्स के ऊपर, दैट इज 03355556617, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और दूसरे नंबर के ऊपर भी कर सकते हैं 031133269694। आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर आप हमें टच कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक चैनल के ऊपर आएं और फेसबुक पेज के ऊपर आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, वहां पे आप देखें, हमारी पोस्ट देखें और जो भी अपडेट्स हैं वो उसके साथ आप ज्वाइन कर लें। एंड मोर ओवर आप हमें यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल दैट इज बिजनेस लैब के ऊपर इस तरह की बहुत सी और वीडियोस आपके पास आ रही होंगी, आप उनको देखें और उनसे सीखना शुरू करें ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकें अपने बिजनेस को उस छोटे से लेवल से आप कैसे बड़ा कर सकते हैं, कैसे जेड कर्व लेकर आ सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको वहां पे अवेलेबल हैं। सो जॉइन अस एंड कम ऑन टुवर्ड्स द इस्लामाबाद ताकि आप हमारे सेटअप पे हमारी फैक्ट्री विजिट कर सकें। और दैट्स ऑल राजा साहब, ये बेसिकली सारा सिस्टम होता है जिस तरह हम बनाते हैं और डेवलप करते हैं। मेरे ख्याल से अनफ था, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने सिस्टमेटिकली सारे मामलात को लेके चलना है। उसके अलावा मजीद अगर आपको ट्रेनिंग की, बिजनेस कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो उसके लिए सर मौजूद हैं। आप आएँ इनके पास, इनकी टीम से कांटेक्ट करें, अपना जो है वो टाइम बनाएं और इनके पास आएँ, विजिट करें, आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। एलईडी का बिजनेस नहीं, इसके अलावा वट एवर जो भी आप करना चाह रहे हैं, कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपके माइंड में कोई भी आइडिया है कि आप ये बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप जब यहाँ आएंगे आपने आइडिया देना है और उसके बाद इंशाल्लाह आप यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करके निकलेंगे या आपको इतना समझा दिया जाएगा कि आपने इस बिजनेस को मार्केट में करना किस तरह से है इंशाल्लाह। ठीक है, तो मुकम्मल डिटेल मिल गई होगी। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली बहुत सारी वीडियोस हैं इन्हीं टॉपिक्स पे, ऐसे ही टॉपिक्स से, तो वो आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।